हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में बोर्ड एग्जामिनेशन के तैयारियों को और मजबूत करने के लिए हम लोग लाए हैं अब फिजिक्स के क्लासेज को। फिजिक्स के क्लासेज में देखेंगे आज जो हम लोग वो क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ के नियमों को लिखे और इन नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन के संतुलन प्रतिबंध को ज्ञात करें। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और 15 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत चांसेज है कि आपके इस बार 20-21 के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को आप देखो तो हो सकता है ये क्वेश्चन मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो किरचॉफ के नियमों के दूसरे नियमों को लिखे और इससे ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं। एक क्वेश्चन और पूछा गया वो था कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखे। ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट में आया हुआ है, ये आपके लॉन्ग में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस या इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और इससे जुड़ी हुई न्यूमेरिकल्स जो आंकिक प्रश्न होते हैं जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, उन सारे को एक जगह रखकर आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारियों को और अच्छा करने के लिए और मजबूत करने के लिए आपके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के साथ आप आंसर को कैसे लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल में, अपने पेपर में कैसे लिखोगे जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर आ सके, वो आपको बतलाया जाएगा। तो पूरे क्लास को देखो, आपको यह क्लास एक क्लास करो, आपका एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग किरचॉफ के नियम को जो विद्युत धारा को लेकर दिया गया था। दो नियम दिए गए थे आपको एग्जामिनेशन में, सीधे क्वेश्चन इससे मिल रहा है और इस उम्मीद है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा भी। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए विद्युत धारा को लेके। पहला जो कहलाया वो कहलाया संधि का नियम और दूसरा कहलाया आपका पास का नियम यानी कि लूप लॉ। तो देखो दोनों नियम को हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप देख भी सकते हो। नियम सुन लो। पहला संधि का नियम कहता है कि मान लो कि किसी जंक्शन पर, किसी पॉइंट पर, जैसे सिंपल समझो, समझना जरूरी इसमें है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर 3 तरह की करंट, मान लो 4 या 5 तरह का करंट तुम्हारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट जो है, मान लो कि ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 है, ये मान लो I4 है, ये मान लो I5 है। क्या किया हमने कि इस पॉइंट O पर बहुत सारे करंट आकर आपस में मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जंक्शन। ध्यान से समझते जाओ इस चीज को, इसको कहते हैं जंक्शन। हिंदी में कहो तो इसको कहा जाता है संधि। तो इस पॉइंट, जैसे तुमको क्वेश्चन मिलेगा कि एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से भी एक रेसिस्टेंस है, यहाँ फिर एक रेसिस्टेंस है, यहाँ से तुम्हारा एक बैटरी है और यहाँ भी एक बैटरी है, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है मान लो। तो यहाँ पे क्या देखो, इस पॉइंट पर अगर देखो तो क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पर यहाँ से एक वायर है, एक वायर अंदर गया, एक वायर यहाँ से बाहर गया। अगर करंट के डायरेक्शन की बात करो तो यहाँ से करंट चला होगा तो यहाँ से आया, यहाँ करंट इस डायरेक्शन में गया होगा और यहाँ करंट आगे की ओर गया होगा। तो 3 तरह के करंट तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या दिखा यहाँ पर कि इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पर I1 जो करंट है वो क्या हो रहा है, आ रहा है। I1 करंट इस जंक्शन की ओर जा रहा है। वैसे ही I2 पर देखो तो क्या हुआ, करंट इस जंक्शन से बाहर निकल रहा है। I3 वाला करंट क्या है, इस जंक्शन से बाहर निकल रहा है। तो जंक्शन पे क्या होगा, 2 तरह की बात हो सकती है, या तो करंट वहां पे आएगा या तो करंट वहां से जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया कि इसको हमने मान लिया, ये O पॉइंट को अपना बताया हमने, ये जंक्शन है आपका, जिसमें 5 तरह की करंटें हैं, I1, I2 और I3। तीनों का डायरेक्शन कहाँ है, जंक्शन की ओर, यानी कि वो जंक्शन की ओर आ रहे हैं। और I4 और I5 जो है करंट, वो जंक्शन से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह के कंडीशंस में करंट का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किरचॉफ ने नियम दिया कि किसी जंक्शन पे जो टोटल करंट आया गया, जो भी मान लो, टोटल करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा, जो जोड़ होगा, वो होगा 0। या कहो कि जितना करंट वहां पे आया उतना ही करंट वहां से बाहर निकलेगा। मतलब क्या है, मतलब देखो यहां पर समझ आते हैं, किसी किताब की बात पे मत रहो, यहां पर सीधे दिमाग में ढक देना कि करंट का डायरेक्शन हमारे मर्जी पर चलता है, हमको जो मन करेगा हम वो मानेंगे। हम मान लिए कि अंदर आने वाले, मतलब संधि में जाने वाला जो करंट है, संधि में जाने वाला जो विद्युत धारा है, उसको हम मान लें अपने मन से, अगर कि उसको हम मान लेते हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर संधि में जो इन कर रहा है, जो संधि में जा रहा है, अगर उसको हम पॉजिटिव मान लिए तो ऑब्वियसली संधि से जो बाहर जाएगा, संधि से बाहर जाने वाला करंट क्या हो जाएगा,
वो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। अगर अंदर आने वाले को प्लस माने तो बाहर जाने वाला माइनस। वैसे ही अगर बाहर जाने वाले को अगर हम प्लस मान लें तो अंदर आने वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ये हमारी मर्जी पर है, हमको जो मन में आया हम सो मान सकते हैं। तो हम मान लेते, चलो अपने सुविधा के लिए हम अपने पूरे इस क्लास में भी इसको मान के चलेंगे कि संधि में जो इन कर रहा है उसको प्लस मान लो और जो संधि से बाहर जा रहा है उसको माइनस मान लो। तो संधि में इन कौन कौन कर रहा था, तो I1 आ रहा था, फिर I2 भी आ रहा था, ये भी प्लस में लिए, फिर I3 भी आ रहा था, इसको भी प्लस में लिए। अब प्लस कर रहे हैं, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। I4 संधि से बाहर जा रहा है, मतलब क्या हुआ, माइनस में लिखाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। हमने क्या किया, संधि में जितने करंट आया उसको प्लस लिया, जो संधि से बाहर जा रहे हैं उसको माइनस ले लिया। इसका जोड़ कितना होगा, टोटल होगा 0। यही कहता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, माइनस बाहर ले लो तो I4 प्लस I5 इक्वल टू 0, या कहो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, तुमको क्या मिला, यहां पर क्या, यहां पर देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों करंट क्या था, संधि में जाने वाला करंट था। और I4 प्लस I5 क्या है, ये संधि से बाहर निकलने वाला करंट है। यही कहता है किरचॉफ का पहला नियम कि किसी संधि पर संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं का योग, संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं का योग, ये रहा विद्युत धाराओं का योग, वो जो होगा संधि पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि में इन करने वाले के योग के बराबर होता है। यही हुआ आपका किरचॉफ का पहला नियम। तो पहला नियम समझ में आया। इसको और अच्छी तरीके से क्या कहा जाता है कि समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0, यानी किसी एक जंक्शन पर जितने टाइप का करंट, जो हमने शुरू में लिया था, जितने टाइप का करंट है आने वाला और जाने वाला, सबका जोड़ कितना होगा, फाइनली आंसर आपका कितना होगा, 0 होगा। वही है समेशन ऑफ 0। इसको और थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं। करंट का मतलब क्या है, विद्युत धारा का मतलब क्या है। अगर बोल रहे हैं विद्युत धारा, तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि विद्युत धारा मतलब क्या हुआ, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, आवेश यानी चार्ज ही ना आपका मूव कर रहा है। तो चार्ज को अगर देखो तो क्या दिखा हमको, ये मान लो आने वाला था और ये आपका जाने वाला था, तो क्या दिखा हमको कि जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया, जितना चार्ज मूव करके संधि की ओर आया उतना ही चार्ज संधि से आगे निकल गया। तो क्या मतलब हुआ कि यहां से हम कह सकते हैं, ये बताता है हमको कि आवेश जो है वो हमारा कंजर्व है, संरक्षित है। तो ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलता है, ये पूछा भी गया था क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा आपसे कि आवेश का संरक्षण कौन सा नियम बताता है। क्वेश्चन इस तरीके से आया ऑब्जेक्टिव में कि आवेश का संरक्षण का जो सिद्धांत है वो कौन सा नियम पालन करेगा। ऑप्शन ए दे देगा आपको किरचॉफ लॉ, ऑप्शन बी दे देगा जूल का नियम, 3 दे देगा ओम्स लॉ, 4th दे देगा फैराडे का नियम। तो बताओ कौन सा लॉ आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध साबित कर रहा है। तो संरक्षण को सिद्ध साबित कौन कर रहा है, किरचॉफ का पहला नियम। यानी किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को ही समझा रहा है। वैसे ही अब समझते हैं हम लोग सेकेंड लॉ। किरचॉफ ने सेकेंड लॉ जो दिया उसमें उसने बोला गया, ध्यान से समझना, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बंद पास। बंद मतलब क्या हो, क्लोज लूप में। जैसे मान लो कि तुम्हें एक सर्किट दिया हुआ है, मान लो इस तरीके का एक सर्किट है, यहां पे 3 रेसिस्टेंस है, R1, R2 और R3। मान लो R1 में I1 करंट मूव किया, R2 में I2 और I3 मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में R3 में। 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है और 3 रेसिस्टेंस है, 3 ब्रांच है, तीनों में करंट मूव कर रहा है। क्लोज लूप मतलब ये देखो, कहीं से मान लो हम इस पॉइंट से शुरू किए थे, A B C और फिर A, यानी A B C A एक क्लोज लूप है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज लूप, जो बंद हो जाए। तो इस तरह के क्लोज लूप में
अगर हम पोटेंशियल विभव को देखें तो क्या होगा, ध्यान से समझो। जैसे कि हम लोग जानते हैं करंट जब मूव करेगा रेसिस्टेंस के ऊपर से तो वहां पर पोटेंशियल यानी विभव जो है आपका वो ड्रॉप करेगा, वो गिरेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेता है रेसिस्टेंस, उस करंट को एब्जॉर्ब करता है जो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। तो जहां जहां करंट मूव करेगा रेसिस्टेंस से होकर वहां वहां पोटेंशियल आपका विभव ड्रॉप करेगा। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि टोटल जो विभव का लॉस है या तो जो टोटल विभव जो जितना गिरा वो उसका सम अगर करें, उसको अगर हम जोड़ दें तो वो आपको आएगा 0। मतलब क्या हुआ, मतलब समझो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, यही होता है मेरा फॉर्मूला वोल्टेज का। अब इसमें सेकेंड लॉ में जैसे फर्स्ट लॉ में हमने क्या बोला कि करंट के डायरेक्शन को तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे मान लो उसको। हम आने वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो जाने वाला नेगेटिव हो जाएगा, अगर आने वालों को नेगेटिव माना तो जाने वाला मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। वैसे ही सेकेंड लॉ में डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी तुमको मानने की पूरी आजादी है, तुमको जैसे मानना है वैसे मान लो। हमको मन किया, हम अपने मन से मान लिए इस क्लोज लूप में करंट जो ऐसे मूव कर रहा है। ध्यान समझना, ये तुम्हारे मर्जी पे, जानना इससे तुम्हारे आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा तरीका हमेशा सही रहेगा। कब से पहला काम करो, किसी भी क्लोज लूप में डायरेक्शन तुम अपने मन से मान लो। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि इस क्लोज लूप में डायरेक्शन जो करंट का है वो ऐसे मूव कर रहा है करंट। अब इसके डायरेक्शन में जो जो तुमको मिला वो पॉजिटिव और जो इससे उल्टा हुआ वो नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो इस पर बात करें तो मेरा हमने जो माना वो ऐसे माना, यानी इसमें करंट कैसे मूव करना चाहिए, इस डायरेक्शन में, और करंट कहाँ है, इसी डायरेक्शन में है। यानी इसके लिए अगर हम निकाले पोटेंशियल तो क्या निकलेगा, I1 × R1। ठीक है, चलो ये मेरा हो गया एक पहला। अब आगे मूव करें तो इसमें अगर मूव करेंगे तो अपना जो डायरेक्शन माना है उससे देखो तो ऐसे मूव करना चाहिए। तो यहाँ भी करंट ऐसे मूव कर रहा है, यानी अभी भी हम पॉजिटिव चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा I2 × R2 प्लस। अब इस पे आओ तो यहाँ पे मेरा डायरेक्शन कैसे है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ करंट कैसे है, उल्टा है, ओपोजिट है। मतलब इसको तुम मानोगे अब लोगे नेगेटिव में, I3 × R3 इक्वल टू 0। यही कहता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ कि समेशन ऑफ I × R जो होता है वो होता है इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू 0, यानी I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू I3 R3। ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल कहाँ कहाँ लॉस किया। ध्यान देना ये नियम है। अब इसमें बच्चा फंसता कहाँ है, न्यूमेरिकल पर देखो समझाते हैं। न्यूमेरिकल में कहाँ फंसता है, इसमें तो क्या बताया तुमको कि केवल रेसिस्टेंस और करंट था तो तुम बना दिया, तुमको बता भी डायरेक्शन ऐसे मान लेना है, अपने मन से डायरेक्शन तुमको जैसे मानना है मान लो, तुम्हारा फर्क कहीं नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को टिपिकल करेगा, क्वेश्चन को टिपिकल क्या करेगा, इसमें मान लो डाल दिया एक बैटरी, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे मान लो हम एक रेसिस्टेंस लिए और यहाँ पर एक बैटरी ले लिए, अब ऐसे डाल दिए। अब ये R1 था, करंट ऐसे I1 मूव किया, ये मान लो बैटरी का EMF जो है वो मान लिए E। अब क्या होगा, डायरेक्शन जो तुमको सिखाया गया उसी को पकड़ के चलो। हमने डायरेक्शन ऐसे माना, अब चलो लिखना शुरू करते हैं। चलो शुरुआत यहाँ से करते हैं, यहाँ से। तो I1 का डायरेक्शन तो मैच कर रहा है, यानी I1 R1, चलो ठीक है। I2 का डायरेक्शन मैच कर रहा है, यानी I2 R2। I3 का डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है तो माइनस I3 R3। अब बैटरी में आओ, बैटरी में सीधा नियम याद रखना, सीधा नियम, करंट जो तुम माने हो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से देखो करंट बैटरी के कौन से प्लेट में इन कर रहा है। ऑब्वियसली मेरा डायरेक्शन ऐसे है, यानी करंट ऐसे मूव किया यहाँ पर, तो ये जानते हो बड़ा वाला कहलाता है पॉजिटिव प्लेट, छोटा वाला होता है नेगेटिव प्लेट। तो कौन से प्लेट में पहले घुसेगा, नेगेटिव में घुसेगा, यानी आपका बैटरी लिखाएगा माइनस में। बस सीधा सा नियम याद रखना, ये बहुत सिंपल नियम है। इसी में कंफ्यूजन होता है कि हम बैटरी को नेगेटिव लें कि पॉजिटिव लें। बैटरी के किस प्लेट में करंट, जो हम डायरेक्शन माने हैं करंट का, वो डायरेक्शन बैटरी के किस प्लेट में इन कर रहा है। माइनस में इन किया तो माइनस में लेंगे,
प्लस में इन किया तो प्लस लेंगे, चलो माइनस में ले लिए। अब यहां से क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू I3 R3 प्लस E। देखो ये है आपका इक्वेशन बन गया सेकेंड लॉ का, किरचॉफ के सेकेंड लॉ का। तो इससे मतलब भी समझो, मतलब क्या हुआ कि ईएमएफ जो बैटरी ई है, ई जितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है वो ईएमएफ कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, यहाँ पर प्लस में आया, यहाँ पर प्लस में आया, इसको इधर ही रखो तो क्या लिखोगे माइनस I3 R3 इक्वल टू ई। तो ई का कहाँ कहाँ यूज हुआ, यहाँ यानी R1 पर ड्रॉप हुआ वोल्टेज, R2 पर भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ और R3 क्या किया, एब्जॉर्ब करके खा गया। ये हुआ आपका यहां पर पोटेंशियल, यानी कि ई टोटल खर्च कहां कहां किया गया। तो सेकेंड लॉ यही बोलता है प्रतिरोधों और सेलों से सम्मिलित, यानी जिस सर्किट में रेसिस्टेंस भी हो और मान लो बैटरी भी दिया हो, उस तरह के किसी बंद पास में, बंद क्लोज लूप में चारों विभव, चारों और विभवों में जो परिवर्तन हो रहा है, विभव में जो परिवर्तन I1 R1 I2 R2 जो हो रहा है परिवर्तन, उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था, वो था फर्स्ट नियम क्या था बताया तुमको कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत दे रहा है, वैसे ही सेकेंड नियम क्या देता है, सेकेंड नियम जो होता है वो बताता है आपके ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, या कहो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंजर्वेशन है उसके कंजर्वेशन को ये समझाता है। किरचॉफ लॉ के दोनों नियमों को पढ़ने के बाद अब इसके एप्लीकेशन पर एक न्यूमेरिकल देख लो, एक क्वेश्चन देख लो जिससे एक नियम तुम्हारे समझ में आएंगे। जैसे एक सर्किट दिया हुआ है ये आपको, और सर्किट में बताया जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि हर एक ब्रांच में, मतलब ये AB ब्रांच, AC ब्रांच, AD BC CD सभी ब्रांचों में बताओ कि करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग किरचॉफ के नियमों से कोशिश करेंगे करंट के वैल्यू को निकालने के लिए। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको समझते हैं कैसे किरचॉफ के नियमों को प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है इतनी सारा सर्किट है, अब देखो यहाँ पे एक बैटरी है, तो बैटरी से ऑब्वियसली जानते ही हो कि पॉजिटिव प्लेट से हमेशा करंट बाहर की ओर निकलता है, ये तो हम जानते हैं। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर I1 करंट निकला। अब ये I1 करंट ध्यान देखो जंक्शन ए पर आया, जंक्शन ए पर I1 करंट आया, यहां से दो ब्रांच और निकला, तो मानो कि यहां से आया करंट तो इस ब्रांच पे गया I2, मान लो कि I2 करंट गया ऊपर, तो इस पे कितना आएगा, कोशिश करो कम से कम मानने का। तो हमने मान लिया यहां से I1 I2 को मान लिया, तो अगर जंक्शन ए पर हम किरचॉफ के पहले नियम को अप्लाई करें, किरचॉफ के पहले नियम को, तो क्या लिखोगे, इस पॉइंट पर इसको मान लो x करंट जा रहा है, तो I1 करंट आया और I2 निकला और I3 भी बाहर, ऑब्वियसली बाहर ही भागेगा, तो माइनस x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका I2 माइनस I1, यानी यहाँ पे कितना करंट मूव कर रहा है I2 माइनस I1, ये हो गया। चलो हटा दो x को, ये हो गया जंक्शन आपके इस जंक्शन पे कितना करंट आपका इधर बाहर की ओर मूव कर रहा है, हम बाहर की ओर मान चुके हैं इसको, ठीक है। चलो अब ये करंट I2 मूव करता हुआ यहां तक गया, यहां तक गया, ठीक। यहां फिर एक बैटरी है, इससे भी करंट निकलेगा पॉजिटिव वे में, चलो मान लिए इससे करंट निकला I3 और यहां से करंट कितना आया I2, तो इसमें कितना करंट जाएगा, देखो फिर एक जंक्शन B मिला हमको। अब जंक्शन B पर बात करो, जंक्शन B पर बात करो, जंक्शन B पे क्या हुआ, I2 करंट और I3 करंट B जंक्शन पे आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा I2 प्लस I3, और इसमें एक करंट है जो बाहर की ओर निकलेगा, यानी माइनस x बराबर 0, बाहर निकला, B से बाहर की ओर गया, यही था आपका फर्स्ट लॉ। तो x बराबर कितना हो जाएगा I2 प्लस I3, यानी यहां पे जो करंट मूव करेगा वो करेगा I2 प्लस I3, यहां तक ले आए। अब बात करते हैं इस जंक्शन पर, जंक्शन नंबर C, जंक्शन C पर बात करो। जंक्शन C पर क्या हो रहा है ध्यान से देखो, I2 I3 आ रहा है और I1 यहां से निकला था, यही I1 यहां है, तो ये I1 यहां से निकला है, तो जंक्शन C पर क्या क्या हुआ, I2 प्लस I3 करंट इन किया और I1 C से बाहर निकला, यानी माइनस I1, और चलो इसमें भी मान लेते हैं x जो है आपकी बाहर जा रहा है, तो माइनस x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा
I2 प्लस I3 माइनस I1, यानी यहाँ पर भी हमने करंट निकाल लिया, वो निकल गया मेरा I2 प्लस I3 माइनस I1। ये हो गया, क्या किया हमने, जंक्शन रूल अप्लाई करके हर एक ब्रांच में करंट को खोज लिया। अब करंट को खोजने के बाद सेकेंड लॉ जो आपका है लूप लॉ, उसका अप्लाई करो और जो तुम माने हो अपने मन से I1, I2, I3 उसको कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो पहला लूप लेते हैं। लूप लिए A B C A, लूप हम कैलकुलेट किए A B C A, इस लूप में बात करते हैं। और क्या बताए थे लूप लॉ में नियम कि अपने मन से मान लो, अपने मन से करंट का डायरेक्शन हम मान लिया, डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक, हमने डायरेक्शन मान लिया। अब चलो शुरू करते हैं ए से। तो इसमें डायरेक्शन तो सेम मिल रहा है, हमने जो माना उसी से वो मिल रहा है, यानी I2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। चलो 4 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस इसमें आओ तो डायरेक्शन मेरा करंट कैसे है, ऐसे नीचे की ओर ही है। चलो यहां तक मेरा डायरेक्शन मिल रहा है, तो कितना करंट था इसमें, I2 प्लस I3, यानी I2 प्लस I3 और रेजिस्टेंस 2 ओम का। फिर इसमें आओ, इसमें भी मेरा डायरेक्शन मैच कर रहा है इससे, देखो यहाँ डायरेक्शन मैच कर रहा है, यानी कि माइनस प्लस I1 इंटू 1, चलो 1 ही रह गया। अब बैटरी पे आओ, मेरा डायरेक्शन जो करंट का है वो बैटरी के किस प्लेट को टच कर रहा है, नेगेटिव प्लेट को, यानी कि -10 बराबर 0। सेकेंड लॉ लगा दिए हमने, ध्यान से समझो, फिर से समझा रहे हैं इस चीज को। हमने क्या किया, अपने मन से करंट डायरेक्शन मान लिया, ये मेरा डायरेक्शन है, करंट इस तरीके से घूम रही है, हम मान लिए। अब मान लिए, अब मिलाते जाओ, मेरा डायरेक्शन इस तरीके से था, यहां भी I2 इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो I2 प्लस में रहा इंटू 4। फिर यहां आए, यहां भी मेरा डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन मिल रहा है, यानी 2 इंटू करंट कितना था, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। फिर इसमें जब आए तो I1 इंटू 1, डायरेक्शन मैच कर रहा है, I1 इंटू 1। अब फिर बैटरी में आए तो माइनस प्लेट को पहले टच किया, यानी -10 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको सिंपली, कितना ये हो जाएगा, देखो I1 हो जाएगा और 4 है यहाँ 2, यानी कि +6 I2 अब +2 I3 इक्वल टू 10। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। 3 वेरिएबल माने हो, 3 इक्वेशन तुम्हारा बनेगा। 3 लूप भी मेरे पास दिया हुआ। दूसरा लूप चलो पकड़ लिए, फिर से इस डायरेक्शन में मान लिए करंट को, करंट मान लिए इस डायरेक्शन में। अब देखते हैं क्या क्या होता है। लूप कौन सा ले रहे हैं हम लोग, लूप ले रहे हैं ACDA, इस लूप में बात कर रहे हैं ACDA। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम यहां से A से शुरू करते हैं तो चलो पहला काम क्या हुआ हमारा, करंट का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। तो क्या हुआ, देखो यहां से अगर हम सबसे पहले कौन मिलेगा, सबसे पहले हमको मिला बैटरी। बैटरी के किस प्लेट को टच करेगा करंट, मेरा डायरेक्शन जो है, मेरा जो डायरेक्शन माना हुआ है अगर उससे देखें तो बैटरी को कहां टच कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट को, यानी अब की 10 जो लिखाएगा वो लिखाएगा प्लस में। चलो प्लस आगे आगे। फिर आया रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस से मेरा डायरेक्शन करंट का ऐसे है, और जबकि सर्किट में डायरेक्शन करंट का ऐसे है, उल्टा चल रहा है, यानी माइनस में जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा -I1 इंटू 1। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा डायरेक्शन फिर करंट का ऐसे है नीचे की ओर, यहां भी डायरेक्शन करंट का नीचे की ओर है, यानी ये मिल गया हमको। 2 ओम से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, I2 प्लस I3 माइनस I1। अब वापस आए इसमें, इसमें मेरा डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर, और एक्चुअल में कितना है नीचे की ओर, फिर माइनस मिला, नेगेटिव मिला, यानी -4 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन बन गया। अब सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। 10 -I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 माइनस 4I2 माइनस माइनस प्लस 4I1 इक्वल टू 0। I1 को देखो कितना मेरा हो गया, 2 यहाँ है, 2 और 2 1 3, 1 बचा। I1 या 2I1 2 माइनस प्लस 1 प्लस I1, फिर I2 देखो 2 और -2 -2I2 और I3 बस +2I3 इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। फिर लूप, अब तीसरा लूप लो, इस लूप को तो मान लो करंट ऐसे मान लो, उल्टा, एकदम हम उल्टा मान के चल रहे हैं। अब उल्टा मान लिए, लूप कौन सा लिए हम लोग, लूप ले लिया हमने
सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, इस लूप में लिया। लूप में क्या कर रहे हैं फिर से, अब वैसे ही डायरेक्शन लो, तो यहां से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिला बैटरी, पॉजिटिव प्लेट को टच किया यानी +5 वोल्ट, फिर यहाँ आए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आए। मेरा डायरेक्शन करंट का जो हम माने हैं वो माने हैं इस डायरेक्शन में, तो ये उल्टा मिला, यानी कि माइनस में लिखाएगा -2I2 + I3 - I1। फिर हमको ये वाला करंट भी उल्टा ही मिलेगा, यानी -2I2 + I3 = 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको भी, तो मेरा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा 5 - +2I1 और 2I2 और 2I2 4I2, यानी 4I2 और I3 फिर हो जाएगा -4I3 = 0, यानी कि 2I1 - 4I2 - 4I3 = -5। इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, I1 I2 I3 का वैल्यू हमें मिल गया। तो ये हुआ कि किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करते, किस प्रकार से तुम जंक्शन रूल को अप्लाई करोगे, किस प्रकार से तुम लूप लॉ को अप्लाई करोगे। बस दिमाग में बैठा रखना, डायरेक्शन तुमको मानना है और डायरेक्शन को मान के इसे आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। होप ये आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आया होगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन में आया हुआ था, उस क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन पूछा गया था किरचॉफ लॉ को समझाइए और व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को, संतुलन के कंडीशन को स्थापित कीजिए। तो देखो पहले तो एग्जाम में लिखने के लिए तैयार रहना चाहिए तुमको। लिखोगे कैसे, ये है स्ट्रक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज का, 4 इसमें रेसिस्टेंस होंगे, 4 आर्म पर एक रेक्टेंगल बना लो, चारों आर्म पर एक रेसिस्टेंस होगा और 2 आर्म के बीच में हम बैटरी लगा देते हैं। अब बचा हुआ 2 जो पॉइंट हुआ बी और डी, उसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा असल में आपको, चूंकि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो लिखना कि सेतु जो होता है व्हीटस्टोन सेतु, उसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, R1 R2 R3 R4। 2 जो इसके शीर्ष बिंदु हैं A और C, उसके बीच में बैटरी लगा होता है और दूसरे जो 2 शीर्ष बिंदु हैं B और D, उसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि इस पाथ में करंट मूव किया कि नहीं किया उसको पता लगाना। तो अगर मान लो कि ऐसे हम करंट मान भी लिए हैं, यहाँ पर I1 करंट मान लो इसमें, I2 इसमें है, फिर I2 आगे बटेगा, तो होता क्या है, संतुलन की कब कहते हैं हम लोग कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में है। संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा वो हो जाएगा 0। मतलब क्या हुआ कि इस पार्ट में कोई करंट मूव नहीं करेगा, और जब इस पार्ट में कोई करंट मूव नहीं करता है तब हम लोग कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन सेतु, वो संतुलन की अवस्था में है। तो आपको क्या बोला गया कि संतुलन की अवस्था में रहे तो कंडीशन को प्राप्त करोगे। कब होगा संतुलन, तो संतुलन मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट मूव नहीं करेगा, जी में कोई करंट नहीं आएगा। मीन्स क्या हुआ, अगर हम मान लें कि यहाँ पे IG करंट था, तो IG करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 0। अब क्या हुआ कि जब इसमें करंट 0 हो गया तो मेरा फिगर कैसा हो गया, मेरा फिगर सिंपल सा ऐसा हो गया। यहां से हमने लगाया था बैटरी, यहां हमने बैटरी लगाया था, ये था R1, ये था R2, ये था R4, ये था R3। और अब देखो ध्यान से, जब इसमें कोई करंट ही नहीं है तो हम यहाँ वाला लाइन को गायब कर दिए। अब क्या माने, यहाँ पे I1 करंट माने, यहाँ पे I2 करंट माने, यहाँ पर I4 मान लिए और यहाँ पे हम I3 मान लिए, यही माने थे ना। तो ये मेरा फिगर कन्वर्ट किस में हो गया, इसमें हो गया। बीच में कुछ है ही नहीं, जब करंट ही नहीं है तो कोई वायर को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो अब होगा क्या, ध्यान सुनो, जंक्शन रूल को देखो तो यही I1 करंट जो है यहाँ से चला और फिर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इस जंक्शन पे 2 ही पॉइंट, एक तार है, एक यहाँ से I1 करंट आ रहा है और यहाँ से I3 करंट निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहला लॉ से I1 = I3 होगा, जितना करंट आया उतना ही करंट निकल गया। वैसे ही इस जंक्शन पे देखिए हम, जंक्शन नंबर B पर, तो क्या हुआ, I2 करंट आया और I4 करंट निकला। यहाँ पर कितना था, I2 करंट, और यहाँ पे क्या था,
4 करंट, तो जितना करंट आया उतना ही करंट निकल गया। तो ये तो हमको मिल गया जंक्शन रूल से। चलो एक इक्वेशन मेरा बन गया। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए जब तुम आओगे तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास गैल्वेनोमीटर था तो इसको लगा दो। अब इसको बनाओ, ये 2 लूप मेरा बन गया, 2 क्लोज लूप मेरा हो गया। इसमें करंट नहीं है बट ये लूप तो मेरा बना हुआ है ही। चलो मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे, ठीक है। हम लूप यूज किए, अब लूप यूज कर रहे हैं। ये था ए, तो ए बी डी ए बी डी। एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा इस चीज को कि हम यहां पर जंक्शन रूल को अप्लाई किए, किरचॉफ के संधि नियम को अप्लाई किए और हमको ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहां पर लूप लॉ को अप्लाई कर रहे हैं और लूप लॉ को अप्लाई करें, कौन सा लूप लिए, ए बी डी है, ये बताना पड़ेगा। यहां पे करंट डायरेक्शन हम ये मान लिए। अब मिलाते हैं, चलो यहां से डायरेक्शन करंट मिल रहा है, यानी I2 इंटू R2, ठीक है। इसमें तो कोई करंट है नहीं, यहां आए तो यहां क्या हुआ, उल्टा चल रहा है। यहां मेरा करंट हम जो मान रहे हैं वो इस डायरेक्शन में, यहां करंट इस डायरेक्शन में, उल्टा चला, यानी यहां क्या हो जाएगा, -I1 इंटू R1 इक्वल टू 0, यानी I2 R2 इक्वल टू I1 R1। यहां से कर लो I2 बटे I1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बटे R2। चलो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब अगला लूप लेते हैं, कौन सा लूप लोगे, बी डी सी बी, बी डी सी बी, बी डी सी बी। चलो मान लिया इसमें करंट डायरेक्शन ऐसे है, जैसे मानना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका वही आएगा हमेशा। अब बी डी सी बी में लिए तो क्या होगा, यहां से करंट डायरेक्शन हम ऐसे माने हैं, ऐसे, तो यहां से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यानी I3 इंटू R3। यहां गए तो यहां पर डायरेक्शन उल्टा मिला, तो -I4 R4 इक्वल टू 0। यहां तो कोई करंट है ही नहीं। अब क्या हो जाएगा, I3 R3 बराबर I4 R4, I3 बाय I4 इक्वल टू R4 बाय R3 मिल गया। अब इसको देखो, इस यूज करो इक्वेशन 1 का, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के मदद से क्या मदद मिला हमको, I3 I1 के बराबर था, यानी ये क्या हो जाएगा, I3 की जगह I1 लिख सकते हैं, और I4 I2 के बराबर था, यानी यहाँ क्या हो जाएगा I2, और यहाँ कितना आया था R4 बाय R3। ये निकल गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, यहाँ भी I1 बटे I2, यहाँ भी I1 बटे, सॉरी उल्टा है, इसको चेंज कर लो, I1 बटे I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बटे R1। तो यहाँ से क्या मिला हमको, I1 बटे R2, यहाँ से भी I1 बटे R2, दोनों बराबर ही है, तो क्या कर सकते हो तुम, R2 बटे R1 बराबर R4 बटे R3। दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। का क्या कंडीशन होगा कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, मतलब क्या हुआ, R2 बटे R1 यानी ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये, इतना बटे इतना, ये रेसिस्टेंस बटे ये रेसिस्टेंस इक्वल टू ये रेसिस्टेंस बटे ये रेसिस्टेंस। अगर ये ऐसा प्रतिरोध हो रहा है तो हम कहेंगे मेरा बैलेंस है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम, यहाँ पे दिया हुआ है तुमको 8 ओम, यहाँ दिया हुआ है तुम्हारे पास क्वेश्चन में मान लो 5 ओम, यहाँ दिया हुआ है तुमको मान लो 20 ओम, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है मान लो 7 ओम का। अब बोला कि बताओ इस क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आपका होगा वो कितना होगा। देख के समझ में आ रहा है इसको तोड़ना कितना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, यहां से चलोगे तो सीरीज है कि पैरेलल है पता नहीं चलेगा। अगर हम लगाना शुरू कर दें किरचॉफ के नियमों को तो तुमको 1 2 3 जगह तुमको 3 टाइप का करंट मानना पड़ेगा। 3 करंट मानोगे तो 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जैसा भी बनाए थे हम लोग, और 3 इक्वेशन को बनाकर इसको सॉल्व करो। तो टिपिकल क्वेश्चन है, बट इसको गौर से देखो। जैसे ही तुमको ये फिगर दिख जाए दिमाग लगाओ व्हीटस्टोन ब्रिज का कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ 1 2 3 4 गो आर्म तो है, बीच में एक है, देखते हैं इसका क्या होता है। तो क्या बोले, ये बटे ये यानी 2/8 कितना आया 1/4, ये बटे ये 5/20 कितना आया 1/4, बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ब्रिज है वो बैलेंस है। बैलेंस है मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट अब खत्म, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें अब करंट जाएगा ही नहीं। तो बचा क्या, ये दोनों सीरीज, अब बाद में दोनों
पैरेलल। बन गया क्वेश्चन आसान, 5 2 7, यानी यहां पे हो गया 7 ओम, यहां 20 और 8 28, ये हो गया 28 ओम। अब दोनों क्या हो गया, पैरेलल में, तुरंत निकल गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन तुमको हमेशा तुमको न्यूमेरिकल में भी मिलेगा और थ्योरी में ये आपको इस बार लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जो होगा, लॉन्ग टाइप होगा 5 नंबर वाला, उसमें ये क्वेश्चन आने की पूरी चांसेज है। तो इसमें ये क्वेश्चन देगा या देगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज से तुम किसी अननोन रेसिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी पूछ सकता है। अननोन रेसिस्टेंस, अननोन क्या होता है ध्यान दो, ये वाला मान लो कि ये अननोन है, ये वाला नहीं पता है कितना इसका वैल्यू है R4 का, तो हम क्या करेंगे, R3 R1 R2 सब पता है हमको, और बोल दिया गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो बैलेंस है तो क्या होगा, जब ये 3 पता है हमको तो हमको R4 निकालना है। तो R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो तो R4 इक्वल टू लिखोगे तुम R3 इंटू R2 बटे R1, ये रहा फॉर्मूला। मेरा अननोन वाला जो हमको नहीं पता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, वो भी हम यहां से निकाल लेंगे। तो ये था आपका एक क्वेश्चन विथ न्यूमेरिकल विथ कॉन्सेप्ट, जो आपके इस बार के एग्जामिनेशन में आने की पूरी चांसेज रहेंगे। होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको 12th की तैयारियों को और मजबूत करना है और इसे अच्छा बनाना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। पूरा फिजिक्स का थ्योरी विथ न्यूमेरिकल आपको एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी यहां पर कराई जा रही है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक यू।